ओके जी, वेलकम बैक। कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। कल हमने स्टार्ट किया था थोड़ा, है ना, वाइवा की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी। कुछ 10-11 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे कैश फ्लो के। आज भी हमने क्या करना है, कल वाली सीरीज को कंटिन्यू करना है। हो सकता है 3 पार्ट बने इसके, या 2 पार्ट या 4 पार्ट। 3 पार्ट तो कम से कम है ही। आज हम करेंगे कैश फ्लो को खत्म, और साथ में जो आपकी ये वाली कैश फ्लो वाली बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मेजर हेड, सब हेड है, मतलब बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट को, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कैश फ्लो वाले को। एक बार के लिए कल वाली क्लास के कुछ पॉइंट्स याद करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाई जाती है? साल के एंड में बनाई जाती है। कितने टाइम के लिए बनाई जाती है? 1 साल की, मतलब 1 साल में क्या एक्टिविटीज हुई हैं। इधर आ जाओ, आप आ जाओ अभी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1 साल के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है, मतलब कि पिछली बैलेंस शीट को लेके, थोड़ा सा पीछे, पिछली बैलेंस शीट को लेके इस बैलेंस शीट तक कंपनी के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितने चेंजेस हुए हैं, उसी को बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कैश फ्लो जब वर्ड होगा ना, कैश फ्लो, तो इसमें कैश इनफ्लो भी इंक्लूड होता है, कैश आउटफ्लो भी। कितनी एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर? 3। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है प्रिंसिपल या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है, जिस प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है उसको खरीद के बेच के सैलरीज पे कर रहे हैं हम, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किससे रिलेटेड होता है? नॉन करंट एसेट्स एंड दोबारा से बोलो, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आवाज आनी चाहिए। नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड है, इनटेंजिबल भी। इनटेंजिबल की कोई एग्जांपल्स? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सी। तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो किससे रिलेटेड है? नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल से, या फिर इंटरेस्ट पे जो आप कर रहे हो। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई चीज अगर रिसीव हो रही है ना, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो आपको रिसीव होती है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाता है। फिर एक टॉपिक था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म नेचर की आइटम्स होती हैं, हाईली लिक्विड होती हैं, और जो कन्वर्ट हो सकती हैं कैश में जल्दी से जल्दी। 7 थी इसकी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? AS3। ये तो पक्का पूछने वाले हैं, देख लेना वाइवा में, AS3। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता कौन है? कंपनी या पार्टनरशिप? कंपनी। पार्टनरशिप फर्म हमारा हो चुका है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कभी हमने कैश फ्लो देखा था? वो तो ये बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, या डिसोल्यूशन होता था तो रियलाइजेशन बन जाता था। इसके बाद आ जाओ आप लोग नेक्स्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कल सीख लिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, यानी कि ये बोरोइंग्स है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड है? प्रपोज्ड डिविडेंड, या इसी का दूसरा नेम जो होता है ना, इसी का दूसरा नेम वो होता है फाइनल डिविडेंड, या फिर सिंपल अगर वर्ड दिया हो, डिविडेंड। और ये सेकंड आपका एक पास होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। अब इन दोनों का फर्क क्या है? प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड होता है जो एवरी ईयर कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर्स। ये होता है आपके पास प्रपोज डिविडेंड, यानी कि फाइनल डिविडेंड। जैसे कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स लगाते हैं। कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। और कंपनी के अंदर जो काम करते हैं ना, वो तो मैनेजमेंट वाले होते हैं जो जॉब पे हैं, ठीक है।
पैसे कौन लगाते हैं? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स। काम कौन करते हैं? मैनेजमेंट वाले। तो वो जिसने पैसा लगाया वो तो हो सकता है यूएसए में बैठा हो सकता है गांव में बैठा हो सकता है किसानों का आंदोलन चल रहा हो, उसके पास भी किसी के पास शेयर्स होंगे। ऑब्वियस है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है, जिसने भी शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी हर साल के एंड में, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो साल खत्म हो रहा है 31/3/2021 खत्म होने वाला है, 31/3/2021 खत्म होने वाला है ना, तो इसका कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। लेकिन कंपनी पे कब करती है? 15 दिनों के बाद। कंपनी जब डिविडेंड 31/3/2021 को सुना क्या कर देती है? प्रपोज कर देती है कि हम आपको ना इतना डिविडेंड देने वाले हैं। और कंपनी पे कब करती है? आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, लाइक 15 डेज के बाद। तो यानी कि पे कब कर रही है फिर? 1/4/2021 को। तो मतलब पिछले साल का डिविडेंड पे इस साल किया जाता है। तभी तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो आप पिछले साल वाला माइनस करते हो। क्यों? क्योंकि इस साल हमने पे किया था, इस साल की एक्टिविटी में चेंज होता है वो, इसलिए आप ओपनिंग डिविडेंड को लेते हो। तो इसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। बॉक्स में मैंने आपको लिखवा दिया है, एवरी ईयर कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर्स। और ये डिविडेंड निकलता किसके ऊपर है? डिविडेंड की कैलकुलेशन जो निकलती है ना, कंपनी कह रही है हम 10% डिविडेंड देंगे, तो जो भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है ना, उसका 10/100 करते हैं, उसका 10%। डिविडेंड की कैलकुलेशन याद रखना, प्रॉफिट का 10% नहीं दे रही कंपनी, शेयर कैपिटल का 10% दे रही है, लेकिन दे प्रॉफिट में से रही है। प्रॉफिट में से जो भी इसकी कैलकुलेशन निकल के आएगी, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख की, तो 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख। कंपनी ने डिविडेंड बांटना है 5 लाख रुपए। कंपनी के पास समझ लो टोटल प्रॉफिट ही था 7 लाख, तो 7 लाख में से 5 लाख का डिविडेंड बांट दिया, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बाकी जो जर्नल रिजर्व या रिटेन अर्निंग बच जाएगा प्रॉफिट देने के बाद, वो 2 लाख बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? ये हर साल नहीं दिया जाता, ये ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। ये भी पेबल टू शेयर होल्डर्स, हमेशा दिया शेयर होल्डर्स को ही जाता है। पेबल टू शेयर होल्डर्स एवरी ईयर नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर है। वो तो है एट द एंड, एवरी ईयर कंपनी पे टू शेयर होल्डर्स, एट द एंड लिख देना यहाँ पे ना वर्ड, एट द एंड ऑफ ईयर, और यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर। मतलब यहाँ पे 31 मार्च खत्म नहीं हुई, अभी फरवरी चल रहा था, फरवरी चल रहा था या नवंबर चल रहा था। कंपनी ने बोला इस साल ना हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। कंपनी ने क्या सोचा? इस बार हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है, फाइनल डिविडेंड तो हमने हर साल बांटना ही होता है, हम क्या करते हैं इस बार हम इंटरिम डिविडेंड भी बांट देते हैं। इंटरिम मतलब इंटरनल, मतलब साल के अंदर अंदर ही। तो ये एक देखा जाए तो क्या है? एक एक्स्ट्रा डिविडेंड, ये मर्जी होती है। एक्स्ट्रा डिविडेंड कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा डिविडेंड इन एडिशन टू फाइनल डिविडेंड। और ये कंपनी की मर्जी होती है, दे चाहे ना दे। ये कंपनी जनरली कब देती है? जब कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा हो, मतलब उस साल कंपनी की सेल बहुत ज्यादा हुई है, सेल ज्यादा हुई है तो प्रॉफिट ज्यादा हुई है। तो ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट था, प्रपोज डिविडेंड, उसी को ही बोला जाता है फाइनल डिविडेंड या फिर इंटरिम। फाइनल डिविडेंड कब दिया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, ईच ईयर। इंटरिम डिविडेंड कभी कभार, जब उनकी मर्जी हो। और प्रपोज डिविडेंड अगर क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया हो, क्लोजिंग भी दिया हो, ठीक है, ओपनिंग यानी पिछले साल का भी, क्लोजिंग भी, तो क्लोजिंग वाला तो हम अगले साल पे करेंगे ना, तो वो तो अगले साल की कैश फ्लो में आएगा। इस साल की कैश फ्लो में कौन से डिविडेंड को किया जाता है? ओपनिंग वाले को। ओपनिंग का मतलब है पिछले साल का डिविडेंड, पे तो इस साल की है ना, तो इस साल के हमारे कैश या प्रॉफिट में से कम हुआ होगा, इसलिए आप उसको ऐड कर देते थे प्रपोज डिविडेंड को। प्रपोज डिविडेंड को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? प्राची आप भी थोड़ा बहुत लिख लेना अब, या बुक पे लिख लो या कॉपी पे, कुछ कीवर्ड्स लिख लो या जैसे भी है। जितने हम हाथ चलाते हैं उतना थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब बात हो रही है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, ठीक है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है, करते क्या है? उसको ऐड कर देते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और
लेस कर देते हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड जो पे करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देते हैं, लेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि डिविडेंड जो हम पे करते हैं ना शेयर कैपिटल के ऊपर पे करते हैं। अब देखो वाइवा वाला टीचर आपको पता है कहां पे फंसाएगा, कंफ्यूज करेगा। वाइवा वाला जो आपका टीचर है ना वो आपको इस वाले पॉइंट पे फंसाएगा, कहेगा जो डिविडेंड है वो कैसे कैलकुलेट करते हो। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द शेयर होल्डर्स। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो भी परसेंटेज होती है, चाहे 5% है, चाहे 8 है, चाहे 12 है। लेकिन देते कहां से है, डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका लिखो डिविडेंड ऑलवेज पेड, डिविडेंड ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया आपका नोट नंबर 1। फिर नोट नंबर 2 लिखो, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिविडेंड ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, दिया कहां से जाता है, प्रॉफिट में से, और निकालते किसके ऊपर है, हमेशा शेयर कैपिटल के ऊपर। जैसे हमने ऊपर निकाला था ना, हमने डिविडेंड निकाला 5 लाख और कंपनी के पास फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ही नहीं है, पूरा प्रॉफिट है 4 लाख, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा 4 लाख डिविडेंड बांट सकती है। डिविडेंड का मतलब और कुछ नहीं होता, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, किसको, टू द शेयर होल्डर्स। कभी कोई पूछे डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज कंसीडर अंडर विच एक्टिविटी। अगर हमने कैश जमा करवाया बैंक के अंदर, वो किस एक्टिविटी में होगा। देखा जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, कैश इन हैंड भी कैश एट बैंक भी। +1 में हम इसको बोलते थे कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बुक के चैप्टर में। तो क्वेश्चन क्या है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश डिपॉजिट इन बैंक, कह रहे हैं विच एक्टिविटी, ये किस एक्टिविटी में फॉल करता है। सोच के देखो, मेरे पास यहाँ पे कैश का बैलेंस है, यहाँ पे बैंक का बैलेंस है, कैश इन हैंड है, कैश के बैलेंस मतलब कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक। यहां से मेरा पैसा चला गया तो कम हो गया, कम को देखो मैं डाउनवर्ड एरो डाल रहा हूं, बैंक में ऐड हो गया तो मैंने इसको अपवर्ड एरो डाल दी। और कैश और बैंक दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहां पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है ना, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता, वहां पे आता है लास्ट में, तीनों एक्टिविटीज को ऐड करके। तो आपने क्या करना है कि तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करके, ठीक है, उसी में इंक्लूड हो जाता है। मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको बात करता हूं, क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट चेंज होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज नहीं होता। अब मैं ये क्या बना रहा हूं, डिब्बा, ये डिब्बा बना रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसी के अंदर मेरे पास कैश था, इसी के अंदर मेरे पास बैंक था, इसी के अंदर चेक थे, इसी के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी, यही था ना। सोच के देखो, कैश था 100 रुपए, बैंक था 200 रुपए, मैंने 50 रुपीज कैश में से निकाल के बैंक में डाल दिए, तो यहां से 50 माइनस हो गए, यहां पे 50 ऐड हो गए, डिब्बा तो उतने का उतना बच गया ना। क्या कैश ट्रांसफर करने से या बैंक से पैसा निकलवा के कैश में आने से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज होता है, द आंसर इज नो। और कैश एंड कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां पे आएगा, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट आर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। एक्टिविटी में नहीं आएगा ये सीधा सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में एट द एंड प्लस या माइनस होगा। ठीक है, इसका जो मेन आंसर है कि किस एक्टिविटी में आएगा, ये तीनों एक्टिविटीज में कहीं पे नहीं आएगा। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एट द एंड चेंजेस हो जाते हैं, बस कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस चेंज हो जाता है। उसके बाद व्हाट आर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज
सबसे पहले आपको इसके ऊपर जब भी वाइवा वाला अगर आपका टीचर पूछेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, तो सबसे पहले आपको आंसर पता है क्या देना है इसका, कि सर इट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सबसे पहले टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाले को आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो कहेगा ठीक है जी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट तो है, लेकिन ये होता क्या है, ये कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे होते हैं, क्या होते हैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसका, ये हाईली लिक्विड एसेट्स होती हैं, हाईली लिक्विड एसेट होती हैं, तो इसका मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। और तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो ये कैश में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाती होती हैं। तो ऐसी किसी भी सिक्योरिटी को जो शॉर्ट टर्म नेचर की हो, जो मार्केट में इजीली कन्वर्ट हो सकती हो, फोर्थ भी लिखवा सकते हैं इजीली सेलेबल, इजीली सेलेबल इन द मार्केट, तो ऐसे सिक्योरिटीज को मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला जाता है, जो शॉर्ट टर्म हो, हाईली लिक्विड हो, मार्केट में जल्दी से जल्दी बिक सकती हो और कन्वर्ट हो सकती हो कैश में। हो सकता है राइटिंग थोड़ी सी बहुत अच्छी जा रही हो, ठीक है, तो आपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाना, इंग्लिश हिंदी जैसे भी। क्लियर है मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। उसके बाद है थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है, ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस होती हैं कि हम ना इसमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ये आपके ना कंपनी की ट्रू प्रॉफिट पोजीशन को नहीं बता पाता, क्योंकि प्रॉफिट के लिए जब भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, अब सामने वाला जो आपका एक्सटर्नल में वो टीचर बैठा होगा ना टाई शाई लगा के सूट बूट पहन के, मतलब जान का कंफ्यूज कर रहा होगा, एक यंग होगा और एक मतलब बूढ़े से अंकल होंगे, यंग मेरे जैसा, बूढ़ा आप समझ लो कोई होगा, ठीक है, जिसके ऊपर के बाल उड़े पड़े होंगे, तो वो पता क्या पूछेगा, डायरेक्टर सर, मैं किसी डायरेक्टर सर का नाम नहीं लेने वाला, मैं अपना यंग की बात कर रहा हूँ। अब वो पता क्या पूछेंगे, पेन इधर रख के ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन, जैसे वो खुद लिमिटेड हुए पड़े हैं ना, वो क्वेश्चन भी ऐसे लिमिटेड वाले पूछेंगे और वो आपसे उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल किताबों वाला आंसर बताओ। तो आपने ना वो दो जगह आपको फंसा सकता है। एक तो आपको वो ये पूछेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपने बोलना है कि प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के कैलकुलेट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर क्यों बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम कैश का बैलेंस पता कर सकें कि एट द एंड कैश कितना रह गया। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हम नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंस हो चाहे कैश एक्सपेंस हो, सभी माइनस करते हैं, तभी हम ट्रू प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, और वो हम एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं करते, कैश बेसिस फॉलो करते हैं, जिससे ना हमारा ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो इसका जो मेन क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका आंसर सबसे पहला तो ये निकलता है, अनएबल टू कैलकुलेट ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट, अनेबल टू कैलकुलेट ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इससे ज्यादा खतरनाक पॉइंट और कोई भी नहीं होगा। अगर आपको एक ही लाइन में टीचर को आंसर देना होगा ना वाइवा में, अगर वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कोई फायदे या नुकसान बताओ, तो इसका सबसे पहला नुकसान आपने ये बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम कैश तक तो पहुंच सकते हैं कि हमारे हाथ में कितना कैश रह गया, लेकिन हम कभी भी ट्रू प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना कहीं सेकंड में क्या होता है, समटाइम्स इट इंक्लूड्स पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर ट्रांजैक्शंस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये बोलता है कि पैसा आया कितना गया कितना। अब मैंने 2000 समझ लो, जो मेरा ये करंट ईयर चल रहा है, हो सकता है मैंने इसमें कुछ सैलरी ऐसी हो जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हो, वो मैंने इस साल पे की हो,
इस साल पे की हो, तो मतलब मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, फिर भी कैश फ्लो में माइनस कर दिया, क्योंकि कैश फ्लो कहता है कि मैं पिछले साल, फ्यूचर ईयर, मैं देखता ही नहीं हूँ भेदभाव। हम तो खुले दिल के हैं, हमने तो कैश गया माइनस कर दिया। या कुछ मुझे पैसे मिले जो फ्यूचर ईयर से, मतलब इनकम रिसीव इन एडवांस हो गई, फ्यूचर ईयर में मिलनी चाहिए थी, मिल आज गई, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ कैश फ्लो में। तो ये भी मेरी क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, तीसरे में तीसरा पॉइंट अपन बुक वाला लिखते हैं। तीसरे में बुक वाला पॉइंट है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। अगर हमने इश्यू ऑफ, क्या था, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी एसेट, परचेज ऑफ एनी एसेट, ये तीसरा पॉइंट है, सीधा सीधा एग्जाम्पल। कह रहे हैं ये ना नॉन कैश ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ही इग्नोर करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सेम वही टॉपिक है जो आपने बचपन में किया था आज से 2-3 महीने पहले, इश्यू ऑफ डिबेंचर में और इश्यू ऑफ शेयर्स में, जहां पे एक टॉपिक होता था कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम एसेट खरीद लेते थे और बदले में शेयर या डिबेंचर इशू कर देते थे, तो सोच के देखो, मेरे पास एसेट्स आ गई, मैंने बदले में कैश नहीं दिया, मैंने शेयर्स दे दिए। मतलब हमारे पास देखो 1 करोड़ की बिल्डिंग ले ली मैंने, 1 करोड़ के बदले में शेयर इश्यू कर दिए, कैश नहीं आया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम कौन है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हम तो ये देखते हैं कैश आया कितना, कैश गया कितना। मतलब इतनी रेलिवेंट जर्नल एंट्री है और वो उसको इग्नोर कर देता है। डेप्रिसिएशन लगेगी जब उस बिल्डिंग के ऊपर जो हमने खरीदी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेगा मुझे पता ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना। तो इस वजह से ये क्या है, समटाइम्स इट इग्नोर्स द नॉन कैश ट्रांजैक्शन विच आर वेरी रेलिवेंट इन द बिजनेस। तो आपको पहला और तीसरा पॉइंट हमेशा बोलना है कि इससे ट्रू और करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो पाता, प्रॉफिट या लॉस, और ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को। अच्छा, अगर एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, फाइनेंशियल कंपनी को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी में फॉल होगा, ऑपरेटिंग में। अच्छा, अगर कोई मोबाइल कंपनी है, उसको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रही है तो ऑपरेटिंग में। और अगर मोबाइल वाली कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है तो इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, रेंट रिसीव या रेंट पे कर रही है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मतलब वही कोई फाइनेंसिंग कंपनी। अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी हो तो अभी अभी हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग में, उसके अलावा कोई भी कंपनी हो तो रिसीव कर रही है तो इन्वेस्टिंग, पे कर रही है तो फाइनेंसिंग में। बुक दिखाना मुझे, देखो मैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ हमें मिलता है तो। कोई अगर आप लोगों के कोई डाउट है कैश फ्लो के, पहले पूछ लो जल्दी से। चलो अभी हम थोड़ा सा पूछते हैं बिल्कुल ही एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे फाइनेंसिंग की कोई एक्टिविटी बताओ, फाइनेंसिंग की कोई एक्टिविटी बताओ जिससे कैश का इनफ्लो हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिससे कैश इनफ्लो हो रहा हो। डिबेंचर इशू कर रहे हो, पहला पॉइंट इशू ऑफ डिबेंचर्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोल दो इशू ऑफ शेयर्स, यार कम से कम थोड़ा कॉपी पेस्ट करना सीखो, वाइवा में बहुत काम आएगा। जो जो बच्चे दे के आएंगे ना, उनसे पूछोगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो, लोन टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 अब मैं पूछता हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, मैं भी वही वाले अंकल बनता हूँ अब, यंग वाले नहीं, बूढ़े वाले। पहले मैं इंग्लिश सोचूंगा ना, बूढ़े वाले अंकल वो पहले इंग्लिश सोचते हैं दिमाग में, फिर मैं भी वैसा सोचूंगा, वैसे निकालूंगा बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। हाँ रुक रुक के, गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ
कैश आउटफ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आप लोग क्या बताओ, कैश आउटफ्लो। बच्चे लिसन इन फर्स्ट टाइम, है ना, ऐसे बोला जाता है आपको स्कूल में। तो इसकी एग्जांपल है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या मशीनरी या प्लांट। ओके, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया। गिव एनी एग्जांपल अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो। अब मैं पूछ रहा हूं इनफ्लो वाली, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ नलायको, मेरे को पता था यही बोल दोगे। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड कोई अच्छी सी बताओ, मैं आपसे उम्मीद करके बैठा था कोई अच्छी बताओगी, अभी 5 मिनट पहले भी डिस्कस हुई है। वाइवा वाले टीचर को बताओगे इंटरेस्ट वाली, आप सर बताना, मतलब हाँ तो बोलो ना फिर। इंटरेस्ट रिसीव, हाँ अब कहां से निकल आता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। ठीक है, अच्छा जी। कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जिससे कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस ना हुई हो। वाइवा वाले के सर को नहीं बोलना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर कैश रिसीव्ड, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। वो भी तो देखो, अगर मैं ये वाला आपको डिब्बा बताऊं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, तो इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी थी ना। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज वो मेरे पास आ गई, कैश चला गया, तो उससे कैश मतलब कैश फ्लो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। गुडविल परचेज्ड, ये कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में ही आएगी। बताओ कैश इनफ्लो के कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। अच्छा, सपोज अ कंपनी गिव्स यू अ डाटा as on 31st March 2020 and 21 with respect to 2 lakh and 1,80,000, what will be the treatment in cash flow statement? नहीं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सामने वाला टीचर हमें ये मान के चलना है बहुत स्ट्रिक्ट और खड़ूस आने वाला है, तो हमें अपने कान ज्यादा खुले रखने हैं। 2 नंबर का सवाल है, अब सोच लो, एक बार कंडीशन में रख के देखो कि फाइनल वाइवा चल रहा है 2 नंबर का, तो आपको अपना थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन हाई रखनी है। नहीं आया समझ? ओह, क्या मैंने इतनी खतरनाक अंग्रेजी बोली? सपोज अ कंपनी गिव्स यू अ डाटा विद रिलेटेड टू गुडविल as on 31st March 2020 and 21 of amount 2 lakh and 1,80,000 respectively. What will be the treatment under the cash flow statement? 20,000 की सेल कर दी होगी, 2 में से 0, आपके तो 2 में से -2, आपने तो उसका आंसर सीधा यहाँ सेल कर दी होगी। amortization of goodwill कितनी? 20,000. And what will be the treatment of that amortization of goodwill? प्लस हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अंडर द सब हेडिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहली बात, इनटैंजिबल एसेट में कभी भी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है, और इनटैंजिबल एसेट्स को कभी भी आपने सेल नहीं ट्रीट करना। अब सोच के देखो, मेरी कोई गुडविल भी बिकेगी 20,000 रुपए की, गुडविल ले लो। अब सोच के देखो, मेरी ट्यूशन है, मेरी ऐप बनी हुई है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, थोड़ी बहुत रेपुटेशन है, चाहे चंडीगढ़ में चाहे इधर है, मतलब थोड़ी सी गुडविल है, इसको ही बोलते हैं कि थोड़ी सी गुडविल है, नेम ब्रांड बना हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, भाई मेरी थोड़ी सी गुडविल ले लो, 20 रुपए की ले लो, नहीं बिकेगा ना। तो यानी कि बाकी जो आपके एसेट्स जो कम हुई है ना, वो डेप्रिशिएट यानी कि एमोटाइज हुई हैं। सेम विद द पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, if I replace the word goodwill with the term machinery, if I replace the word goodwill with, तो आपको पता है क्या जवाब देना है? तो आपको जवाब देना है कि फर्स्टली इट साउंड्स द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, और
अगर कोई सेल का डेटा गिवन हो तो सेल भी हो सकती है, अदरवाइज फर्स्ट एजम्पशन क्या रहने वाली है, डेप्रिसिएशन लगेगी। सेकंड एजम्पशन वी कैन ट्रीट इट्स सेल ऑफ गुडविल इफ अनदर डाटा रिलेटेड टू सेल आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ट्रीट इट एज अ डेप्रिसिएशन। अब मैं आपसे कुछ 5-6 पॉइंट्स पूछने वाला हूं जिसमें से आपने मुझे बताना है इनफ्लो है, आउटफ्लो है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कि नो फ्लो। तो 4 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो या कैश। पहला, फर्स्ट आप बताओगे परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। मेरे को पता है आप लोगों ने क्या बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने मुझे ये बताना, अब जैसे मैं आपको पहला बता देता हूं फिर आप अपने आप ट्राई करना। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, ये आपके एग्जामिनर का ना वाइवा वाले का बड़ा फेवरेट पार्ट है जो अब मैं पूछने वाला हूं। वो आपको ना 5-6 ट्रांजेक्शन देगा तो वो यही बताएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस हुआ है, मतलब इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो। अब मैंने इन्वेंट्री खरीदी फॉर द कैश, स्टॉक आया होगा, कैश गया होगा ना, तो मेरा ये आउटफ्लो होगा ट्रीट। इन्वेंट्री को नहीं सोचना कैश फ्लो वाले चैप्टर में, ये P&L अकाउंट वाला चैप्टर नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो कैश को सोचने। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। स्टॉक आया क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, ना कैश आया ना कैश गया, तो नो आउटफ्लो यानी कि नो इफेक्ट। तीसरा, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 at a profit of 2,000. Sale of goods, cash inflow, how much? 10,000 वाली चीज 2,000 प्रॉफिट पे बेची, मेरे पास कैश कितना आया 12,000, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कैश इनफ्लो 12,000। आपको देखना भैया कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, प्रॉफिट लॉस को ऐड या माइनस करने के बाद। फोर्थ, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो चेंजेस। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, कहां पे पढ़ा था अभी याद है? कुछ भी नहीं आएगा। ये लिमिटेशन का थर्ड पॉइंट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नो चेंज। अच्छा जी, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आई हैं यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया और दूसरी साइड से कम हो गया, तो हमें सिर्फ कैश का नहीं देखना, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का देखना है बस। अब मेरे हिसाब से 99% आपका कैश फ्लो का वाइवा रेडी है। अगर आप 1% और करवाऊं, चलो फिर 1-2 और देखते हैं हम। बाय बैक ऑफ शेयर्स, एक होता है इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो पहले मुझे बताओ, मैं बिल्कुल लाइन वाइज पूछता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स से कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ है, कैश इनफ्लो। एक होता है इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब आपने अपने शेयर्स बेचे हैं, इश्यू करने का मतलब होता है बेचे हैं मतलब पैसा मिला होगा। एक होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है आपने अपने शेयर खरीदे हैं, मतलब उन्हीं इन्वेस्टर्स को आपने बोला अपने पैसे लो हमारे शेयर्स दे दो, मतलब कि एक तरह से वापस, तो ये क्या हो जाएगा आउटफ्लो, बाय बैक का मतलब। या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन या बैक बाय बैक का एक ही मतलब होता है, रिडम्पशन मतलब पैसे देना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सब आउटफ्लो है, उसी का मतलब होता है बाय बैक। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर, उसका मतलब होता है प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर, इसका सिंपल मतलब होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, बार बार वर्ड ऐसे आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो इससे कैश का इनफ्लो है कि आउटफ्लो, क्या ये कैश इनफ्लो है या ये कैश आउटफ्लो है? नहीं मिलता तो नहीं है। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर, शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना है हमने, ये ना कैश इनफ्लो है ना ये कैश आउटफ्लो है। लिखो इसका आंसर है नो इफेक्ट।
इसका आंसर है नो इफेक्ट। डिविडेंड प्रपोज करने का मतलब होता है आपने डिविडेंड ना अनाउंस किया है, देते हम कुछ दिनों के बाद है, अभी बताया था ना 31 मार्च को अनाउंस हो जाता है, देते उसके 5 दिन या 15 दिन के बाद है। तो जब तक हमारा प्रपोज हुआ, प्रपोज होने का मतलब पता है क्या है, यही सेम। मैं माइक लेके आ गया जी, आज की शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है। तो आज हमने कंपनी ने प्रपोज किया है कि हम इस साल कंपनी को 31 मार्च 2021 यानी कि साल, वित्तीय वर्ष बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हम 12% डिविडेंड बांटने वाले हैं। तालियां, शाबाश। तो मीटिंग में ऐसा ही होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खड़ते हैं, माइक लेते हैं, ऐसे बोलते हैं, और जैसे उन्होंने बोला 12% प्रॉफिट, सारे शेयर होल्डर्स की तालियां शुरू हो जाती हैं। अब मुझे बताओ, इतनी अनाउंसमेंट से डायरेक्टर ने माइक फिर से अपने कॉलर पे लगा लिया, पैसे आए या पैसे गए, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो इसका क्या मतलब आएगा, नो इफेक्ट। इफ फाइनल डिविडेंड इज पेड देन आउटफ्लो अंडर विच एक्टिविटी। वाह शाबाश, अब मेरी तरफ से तालियां, डायरेक्टर्स की तरफ से तालियां। फाइनेंसिंग में होएगा। तालियों में मीटिंग में इतने मत खो जाओ कि डिविडेंड ही भूल जाओ। अच्छा, परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये उसमें आएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में माइनस। हाँ, माइनस नहीं हो जाएगा, क्या बोलना है आपको, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। क्लियर है ना? सबसे मेन पॉइंट, हो कल भी आता, कल वाली क्लास में भी रह गया था, आज वाली क्लास में भी रह जाता। ये 1% की वो तैयारी है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 21,000, ये वो वाला क्वेश्चन है, शगन पैन वाला है। हुन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच मेथड, अंडर विच मेथड। दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट मेथड से नहीं प्रिपेयर किया जाता, इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, डायरेक्ट मेथड का मतलब पता है क्या होता है, जल्दी से अगर आपको टीचर पूछेगा, क्योंकि जिसने ज्यादा जवाब दिए उससे तो टीचर पक्का पूछता है। तो डायरेक्ट मेथड में पता है क्या होता है कि आप ओपनिंग कैश को लेके, जब आप कैश बुक बनाते थे ना +1 में, कैश बुक आप कैसे बनाते थे, आप बनाते थे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 3000 रुपए, अब मुझे कितना कितना कैश मिला, तो मैं ऐड कर देता हूं, मुझे कैश मिला डेटर से 200 रुपए, मैंने कैश सेल की, कैश सेल करके मेरे को 100 रुपए मिला, ठीक है, और मुझे कोई और भी पैसे मिले, तो मेरा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया 3300। और यहां पे आप क्या करते हो यहां पे आप करते हो, पिछला प्रॉफिट लेते हो। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लेते हो, प्रॉफिट अवेलेबल। बहुत क्लासेस लगा ली हमने, प्रॉफिट अवेलेबल ऐसे क्वेश्चन में कुछ दिया होता है 10,000 पे, 5,000 पे, इसमें आप ऐड या लेस कर देते हो कि अगर इनमें कुछ नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम ऐड लेस हो चुकी है तो आप उसको हटा देते हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो। तो जब भी हम क्वेश्चन को एंड से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट से रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए कैश तक पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम कैश को ओपनिंग बैलेंस से लेके सीधा सीधा चलते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बस ऑलमोस्ट इसी के साथ आपका कैश फ्लो वाला खत्म हो गया है। अब मैं जल्दी से एक बार के लिए 5 मिनट की रिवाइज करवाना चाहता हूं आपको। बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज, क्योंकि ये हमारा कंपनीज का डेटा चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ चेंजेस इन इक्विटी, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 5 चीजें जल्दी से याद करो। कैश फ्लो बैलेंस शीट और P&L जब हम +1 में करते थे या फिर पार्टनरशिप में करते थे, सिर्फ बैलेंस शीट है ना, वहां पे नहीं होता। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज के बन रहे हो तो 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेशन नोट्स। और फिर यहाँ पे आपको बनाया जाता है क्या कहते हैं बैलेंस शीट। कंपनी के केस में ना बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स अलग होते हैं,
और पी एंड एल अकाउंट के भी। तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2013 लिखो, कॉपी पे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ही लिख लेना, कौन सा नंबर हो जाएगा वो? 22। हिंदी में लिखवा रहा हूं, कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करता है। कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करता है। जो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ब्रैकेट में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, जो एमसीए रेगुलेट करता है। टोटल इंडिया में ना, लिख लिया? जल्दी से सुन लो, जर्नल चीज है, 1% चांस है कि टीचर पूछ सकता है। कम इंडिया में टोटल 50 से 55, 50 से 55 मिनिस्ट्रीज होती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री जो आपकी स्टडी को रेगुलेट करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इंडिया में पूरे बैंक्स को या कंपनीज एक्ट को या फाइनेंशियल चीजों को रेगुलेट करती है। एक होती है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो आपकी ये सड़कों वगैरह को, रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री अगर फॉरेन के साथ हो तो। ऐसे टोटल 50 से 55 मिनिस्ट्री है। कोल मिनिस्ट्री, कोयला मिनिस्ट्री, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री। ऐसे इंडिया में फाइनेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मतलब एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। उस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ना एक अलग डिपार्टमेंट खोला हुआ है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। क्या है एक मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो क्या करती है? इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट्स है ना, कंपनीज, उनको रेगुलेट करती है। उनको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बना दिया। एक्ट यानी कि ऐसे कुछ रूल्स बना दिए, ऐसे वाले कुछ रूल्स बना दिए जिसको बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब है ये वाले जो रूल्स बने थे 2013 में बने थे। तो क्या 2013 से पहले कंपनीज नहीं हुआ करती थी? होती थी पहले भी 2013 से पहले। तो उनको कौन रेगुलेट करता था? तो तब चलता था कंपनीज एक्ट 1956। लिख लो, पिछला कंपनीज एक्ट 1956 था। पिछला एक्ट 1956 था। मतलब पहले पिछले 50-60 साल कंपनीज एक्ट 56 चलता था, 1956, तो वो रेगुलेट करता था। अब कौन सा? 2013। तो वो क्या करता है? उन्होंने एक एक्ट बनाया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। किसने? एमसीए ने। तो वो पूरी कंपनी के रेगुलेशंस बनाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट उन्हीं ने बनाया था। और उनके ना एक शेड्यूल में, जैसे उनका एक पेज है तो उन्होंने ना एक शेड्यूल इंडेक्स बनाया हुआ है, उसको नेम दिया उन्होंने शेड्यूल 3। क्या नेम दिया? शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में उन्होंने बोला कि बैलेंस शीट बनेगी। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 क्या बनेगी? कंपनीज की बैलेंस शीट। और पार्ट 2 में बनेगा पी एंड एल अकाउंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनती है। तो आप बोलोगे शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, या फिर शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में क्या बनता है? पी एंड एल अकाउंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपके सामने, ये देखो। ये सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है, फिर आपके पास होती है एसेट साइड। तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड में टोटल 4 मेजर हेड आते हैं। पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटीज। एक बार जल्दी से याद करते हैं, मेजर हेड है ये। कितने मेजर हेड है लायबिलिटी साइड? 4। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। फिर आती है एसेट साइड। एसेट साइड 2 मेजर हेड है। पहला ये है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स। ये क्या होती है ये हम कल करेंगे। ये करके कल साथ में रेशियोज के भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।